वेलकम दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और केमिस्ट्री का पोर्शन अपना चल रहा था। पिछली क्लास में हमने अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी, रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में। आज हम आगे बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है अपना, ये टॉपिक है मित्रों, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के बारे में बात करेंगे, उत्प्रेरक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक होते क्या हैं और किस उपयोग में लिए जाते हैं। तो मित्रों, जैसा कि उत्प्रेरक जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, कैटालिस्ट जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम से स्पष्ट है। उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरित करने वाला। सबसे पहली बात है उत्प्रेरित करने वाला, उत्प्रेरित करने वाला। अब उत्प्रेरित करने से मतलब क्या है? उत्प्रेरित करने से मतलब है कि परिवर्तन करने वाला। क्या करने वाला? परिवर्तन करने वाला। अब किसमें परिवर्तन करने वाला? तो परिवर्तन किसमें करेगा? तो परिवर्तन करेगा मित्रों रासायनिक अभिक्रियाओं में। किन में करेगा? रासायनिक अभिक्रियाओं में। रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन करेगा। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब इन उत्प्रेरकों की विशेषताएं क्या है? तो उत्प्रेरकों की यदि हम विशेषताएं देखें तो दोस्तों, उत्प्रेरकों की विशेषताएं निम्न है। सबसे पहली बात, ये बाह्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य पदार्थ हैं। सबसे पहली बात है कि ये बाह्य पदार्थ है। बाह्य पदार्थ होने का मतलब क्या है? बाह्य पदार्थ होने का मतलब ये है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाते हैं, पहले से उस अभिक्रिया में उपस्थित नहीं होते। तो जो पहले से उपस्थित नहीं है और बाहर से मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? बाह्य पदार्थ कहलाएंगे। दोस्तों, ये सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। सूक्ष्म मात्रिक का मतलब क्या है? सूक्ष्म मात्रिक का मतलब यह है कि इनकी बहुत कम मात्रा ही, यानी कि अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। ठीक है। तो सूक्ष्म मात्रिक, या इनको अल्प मात्रिक भी कह सकते हैं, अल्प मात्रिक। ठीक है। यस, या लघु मात्रिक भी कह सकते हैं। तो बहुत कम मात्रा में ही ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ओके। अगली विशेषता है स्वयं अपरिवर्तित। स्वयं अपरिवर्तित। ठीक है। जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से कोई पदार्थ मिलाते हैं, ठीक, और बाहर से मिलाया गया पदार्थ उस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अब परिवर्तन के दौरान क्या होगा? परिवर्तन के दौरान या तो बाहर से मिलाया गया जो पदार्थ है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और या अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। बाह्य पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाते हैं, अल्प मात्रा में ही काफी होते हैं, और स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया होने का मतलब यहां पर यह है कि जब क्रियाकारक मिलकर क्रियाफल बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी कंप्लीट रिएक्टेंट, कंप्लीट क्रियाकारक जो है वो क्रियाफल में बदल चुके होते हैं, उसके बाद ये उत्प्रेरक जो है ये उस अभिक्रिया में जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि रिटर्न हमें प्राप्त हो जाते हैं, खुद पर इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बात अपन ने यहाँ से जान ली है। तो उत्प्रेरकों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। ठीक है। अब बार बार हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का परिवर्तन करते हैं। अब वेग परिवर्तित कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग का परिवर्तन, वेग का परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, और या अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये बात भी हमें समझ में रहनी चाहिए। अभिक्रिया के वेग का मतलब है दोस्तों कि अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर होता है क्रियाकारक। क्या होता है? कारक होता है। होते हैं, क्रिया, क्रिया करके बनाते हैं क्रियाफल। क्या बनाते हैं? क्रियाफल बनाते हैं। तो क्रियाकारक कितने समय में क्रियाफल में बदलते हैं? क्रियाकारक, क्रिया करने वाले पदार्थ क्रिया करके कितने समय में क्रियाफल में बदल जाते हैं, यही दर जो है, यही रेट जो है वो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो इसी वेग का परिवर्तन कौन करते हैं? उत्प्रेरक करते हैं। तो हम उत्प्रेरकों के जो प्रकार हैं इन पर प्रकाश डालते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं।
क्लियर? यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्प्रेरकों के प्रकार बताने से पहले एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको यहाँ उत्प्रेरकों के बारे में बता देता हूँ कि उत्प्रेरक जो होते हैं ये क्रिया विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं, क्रिया विशिष्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं। क्रिया विशिष्ट मतलब क्या है? तो क्रिया विशिष्ट का मतलब है, रिएक्शन स्पेशलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर यह है दोस्तों कि कोई उत्प्रेरक एक निश्चित अभिक्रिया पर ही अपना प्रभाव दिखाता है। उत्प्रेरक एक निश्चित अभिक्रिया पर ही अपना प्रभाव दिखाता है, अन्य पर नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं पर अपना प्रभाव दिखाए, नहीं। वो उत्प्रेरक विशेष वो विशेष अभिक्रिया पर ही अपना प्रभाव दिखाता है। यही गुण जो है वो कहलाता है क्रिया का गुण। क्या कहलाता है? उत्प्रेरकों की क्रिया विशिष्टता का गुण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक ताला एक निश्चित चाबी से खुलता है, एक ताला एक निश्चित चाबी से खुलता है, उसी प्रकार से उत्प्रेरक भी एक निश्चित अभिक्रिया पर, एक विशेष अभिक्रिया पर ही अपना क्या करते हैं? प्रभाव दिखाते हैं। जैसे दूध को हम जमाना चाहते हैं, तो दूध को जमाने के लिए हम उसमें कुछ मात्रा में जो है वो छाछ की मात्रा डालते हैं, बहुत अल्प मात्रा में छाछ की मात्रा डालते हैं। ठीक है, या दूध को जमाने के लिए हम दूध में कोई चांदी का टुकड़ा जो है वो डाल देते हैं। तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। ये दूध जो है ये क्रिया कारक है, और क्रिया फल क्या बन रहा है? दही बन रहा है, वो क्रिया फल है। लेकिन दूध को दही में किसने बदला? तो वो या तो हम कहते हैं उस छाछ ने बदला, या हम कहते हैं कि चांदी के टुकड़े ने बदला। तो यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, अभिक्रिया का जो दर बढ़ा रहा है वो कौन बढ़ा रहा है? तो वो बढ़ा रहा है यहाँ पर कौन? या तो चांदी का टुकड़ा, या जो हम छाछ उसमें डाल रहे हैं दूध को जमाने के लिए वो। तो वो क्या हो गया? वो बाहर से मिलाया गया है, पहले से उपस्थित नहीं था, इसलिए वो उत्प्रेरक हो गया। और क्रिया विशिष्ट हो गया कि चांदी का टुकड़ा डालेंगे तो दूध ही जमेगा। ऐसा नहीं है कि अन्य किसी पदार्थ में हम चांदी का टुकड़ा डाल दें तो वो भी जम जाएगा, ऐसा नहीं है। बात क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं अपन इसी श्रृंखला में। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार की। उत्प्रेरकों के प्रकार। तो प्रकार की हम बात करें दोस्तों, तो उत्प्रेरक जो है ये मुख्यतः चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के उत्प्रेरकों की हम यहाँ पर बात करने वाले? हम चार प्रकार के उत्प्रेरकों की यहाँ पर बात करने वाले। वो से हैं, तो पहला जो उत्प्रेरक है वो तो कहलाता है धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाता है दोस्तों? धनात्मक उत्प्रेरक है। धनात्मक उत्प्रेरक। तो नाम से स्पष्ट है कि ऐसे उत्प्रेरक जो भी क्रिया के वेग को क्या करेंगे? धनात्मक यानी कि बढ़ा देंगे। दूसरा उत्प्रेरक जो है वो है दोस्तों ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं ये विक्रिया के वेग को घटा देंगे। एक होता है दोस्तों सतह उत्प्रेरक। सतह उत्प्रेरक। अब सतह उत्प्रेरक क्या है? अपने आप, सतह का मतलब है अपने आप, कोई उत्प्रेरक बाहर से नहीं डाला, लेकिन फिर भी अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक बन रहा है, वो सतह उत्प्रेरक कहलाता है। और एक होता है दोस्तों जैव उत्प्रेरक। कौन से उत्प्रेरक? जैव उत्प्रेरक। तो ऐसे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में, किसके? जीवों के शरीर में होते हैं। ऐसे पदार्थ जो जीवों के शरीर में निर्मित होते हैं और उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति? उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो धनात्मक, ऋणात्मक, सतह और जैव उत्प्रेरक, ये चार प्रकार के जो उत्प्रेरक हैं इनके विषय में हम यहाँ पर परिचर्चा करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं दोस्तों, वो हम बात करते हैं किसके विषय में? वो हम बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक के विषय में। तो पहला जो उत्प्रेरक है अपना वो है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक नाम से स्पष्ट है, परिभाषा लिख देता हूं कि ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक कैटलिस्ट, ऐसे उत्प्रेरक जो किसी, ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, के वेग को बढ़ा देते हैं,
क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग यहाँ पर बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि अभिक्रिया की दर बढ़ गई। वेग बढ़ने का मतलब क्या है? अभिक्रिया दर इंक्रीज, ठीक है, अभिक्रिया दर में वृद्धि हो गई। अभिक्रिया दर में क्या हो गई? वृद्धि। अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो गई, इसका मतलब अगली बात, अभिक्रिया संपन्न होने में समय क्या लगेगा? कम। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया समाप्ति में, समाप्ति में समय क्या लगेगा? अभिक्रिया समाप्ति में समय कम लगेगा। समय कम लग रहा है और अभिक्रिया समाप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि क्रियाकारक, रिएक्टेंट, क्रियाकारक बोले तो रिएक्टेंट, क्रियाकारक जो है दोस्तों कम समय में, क्रियाकारक कम समय में, कम समय में क्रियाफल में बदल रहे। किसमें बदल रहे? क्रियाफल में परिवर्तित हो रहे, परिवर्तित हो रहे। किसमें परिवर्तित हो रहे? क्रियाफल में परिवर्तित हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं जिसमें अभिक्रिया हो रही हो और उस अभिक्रिया में बाहर से कोई पदार्थ मिलाने पर, अर्थात उत्प्रेरक मिलाने पर उस अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, और होता है तो ऐसी अभिक्रिया है। एक उदाहरण अपना यहाँ पर बनता है दोस्तों। यहाँ बतौर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि N2 जो है वो हाइड्रोजन से, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगी दोस्तों? NH4 बनाएगी। क्या बनाएगी? सॉरी, 2NH3 बनाएगी। भाई N2 और 3H2 है, क्रिया करके 2NH3 बनाएगी। भाई देख लो, 3 दूनो 6, 3 दूनो 6, 2 और 2, ओके, संतुलित है, शाबाश। तो यहाँ पर देखिए कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रही है। क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। यहीं पर दोस्तों यदि हम इस अभिक्रिया में क्या डाल दें? इस अभिक्रिया में हम डाल दें FeMO। क्या डाल दें? FeMO। पहली बात तो ये कि FeMO का नाम क्या है? तो FeMO का जो नाम है वो है, Fe बोले तो फेरस, Fe बोले तो फेरस, MO बोले तो मोलिब्डेनम, फेरस मोलिब्डेनम, फेरस मोलिब्डेनम। तो हमने क्या किया? अमोनिया निर्माण की जो अभिक्रिया है, इस अमोनिया निर्माण में होता क्या है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया का निर्माण करती है, और इस अभिक्रिया में हमने बाहर से क्या मिला दिया? इस अभिक्रिया में हमने बाहर से मिला दिया दोस्तों फेरस मोलिब्डेनम। जैसे हमने फेरस मोलिब्डेनम मिलाया तो अभिक्रिया की दर बढ़ गई। अभिक्रिया की दर बढ़ने का मतलब है कि जो क्रियाकारक है ये जल्दी से किसके अंदर परिवर्तित हो गए? अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए? अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो गए। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, किसके कारण से? FeMO के कारण से। तो FeMO यानी फेरस मोलिब्डेनम जो है वो अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी क्रिया कारकों की क्रियाफल में बदलने की जो दर है, रेट है, उसको इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? धनात्मक उत्प्रेरक इसको हम कहेंगे। अगर धनात्मक उत्प्रेरकों के अन्य उदाहरण अपन देखें तो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों भी क्या है दोस्तों? ये भी पॉजिटिव कैटालिस्ट है। क्या है? पॉजिटिव कैटालिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपके सामने धनात्मक उत्प्रेरक के आगे, एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, और एक पोटेशियम आयोडाइड हो गया, और एक हो गया फेरस मोलिब्डेनम। तो आपको अगर एग्जाम में प्रश्न बना के और प्रश्न कुछ ऐसा पूछ ले, क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन धनात्मक उत्प्रेरक की भांति, निम्न में से कौन धनात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, कार्य करता है, ये बात अपने से पूछी जाए तो दोस्तों विकल्प यहां पर मैं लिख रहा हूं। पहला विकल्प है अपना फेरस मोलिब्डेनम FeMO। दूसरा विकल्प आपको दिया गया है पोटेशियम
आयोडाइड। तीसरा विकल्प आपको जो दिया गया है वो दिया गया है MnO2। क्या दिया गया है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। और एक आपको विकल्प दिया गया है नंबर 4 पे, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ये आपको विकल्प में दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन धनात्मक उत्प्रेरक है? तो हमें पता है, थोड़ा याद होना चाहिए ये बात आपको, कि यहाँ पर जो फेरस मोलिब्डेनम है ये भी पॉजिटिव कैटालिस्ट है। पोटेशियम आयोडाइड भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ये भी पॉजिटिव कैटालिस्ट है। मैग्नीज डाइऑक्साइड भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ये भी पॉजिटिव कैटालिस्ट है। तीनों पॉजिटिव कैटालिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? उपयुक्त सभी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले के विषय में, और अगला जो उत्प्रेरक है अपना वो है नंबर 2, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। यस, ऋणात्मक उत्प्रेरक की हम यहाँ पर बात करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिचर्चा करते हैं। नाम से स्पष्ट है, नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, धनात्मक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे। अब बात आ गई ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को कम करेंगे। तो लिख देता हूं यहाँ परिभाषा कि ऐसे उत्प्रेरक जो ऐसे उत्प्रेरक जो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के वेग को घटाने का मतलब हमें यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है। अभिक्रिया समाप्ति में समय क्या लग रहा है? समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि दर कम हो गई। किसकी दर कम हो गई? क्रिया कारकों की। क्रिया कारकों की किसमें बदलने की? क्रिया कारकों की क्रियाफल में बदलने की। क्रिया कारकों की क्रियाफल में बदलने की दर। क्रियाफल में बदलने की दर, बदलने की दर क्या हो गई? कम हो गई। बात समझ में आ रही है? क्यों हो गई? क्योंकि हमने बाहर से जो पदार्थ मिलाया है, जो उत्प्रेरक हमने विक्रिया में बाहर से मिलाया है, उसने क्रिया कारकों को क्रियाफल में बदलने से क्या कर दिया है? बाधित कर दिया है। यानी कि अधिक समय अब लग रहा है क्रिया कारकों को क्रिया करके क्रियाफल बनाने में। तो चूंकि वो विक्रिया के वेग को कम कर रहा है, इसलिए उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा गया है। और यहाँ पर हम अगर बात करें और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो बतौर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। तो एग्जाम्पल है 2H2O2। मैंने लिखा है यहाँ पर दोस्तों 2H2O2। अब ये 2H2O2 क्या है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्रिया करके, यानी कि ये विघटित हो रहा है किसके अंदर? ये टूट रहा है जल के अंदर, यानी 2H2O। ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर। देख लीजिएगा कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ 2 दूनी 4, ये 2 और 2 4, यानी कि हमारा समीकरण संतुलित है। तो ये जल और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है। जल और किसमें? ऑक्सीजन के अंदर ये विघटित होता है। कौन? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस अभिक्रिया में बाहर से एक पदार्थ मिलाया, और उस पदार्थ का नाम है दोस्तों गिल्सरीन। क्या मिलाया? गिल्सरीन हमने इसमें मिला दिया। तो गिल्सरीन जो है, मैं बता दूं, ये गिल्सरीन वही है जो साबुनीकरण की क्रिया में को प्रोडक्ट के रूप में बनता है। कैसे? यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। साबुनीकरण की जो क्रिया होती है दोस्तों, इस साबुनीकरण की क्रिया के अंदर होता क्या है? साबुनीकरण की क्रिया में हम फैटी एसिड जो होते हैं, वसा अम्ल जो होते हैं, इन वसा अम्लों की क्रिया हम किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो यहाँ सोडियम के लवण बनते हैं और साथ में बनता है गिल्सरीन। क्या बनता है? गिल्सरीन बनता है को प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो गिल्सरीन जो है, ये गिल्सरीन हम किस में मिला दें? इस अभिक्रिया में मिला दें। तो इस हाइड्रोजन प्रोक्साइड के टूटकर जल
और ऑक्सीजन बनाने की जो रेट है, दर है, वो कम हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि ग्लिसरीन क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। क्या कहेंगे, ग्लिसरीन यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। इसके अलावा एक और ऋणात्मक उत्प्रेरक का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूं, जो है दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं एक एग्जाम्पल और, C2H5OH, और इसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल। एल्कोहल है दोस्तों, एल्कोहल है। जिन भी शब्दों के आखिरी में ओल लगता है वो एल्कोहल कहलाते हैं। क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं, ध्यान रखना। तो ये एथेनॉल है, C2H5OH। ये C2H5OH एथेनॉल जो है, ये भी क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो दो ऋणात्मक उत्प्रेरक हमने यहाँ पर देखिए, ग्लिसरीन और एथेनॉल। कौन है, ग्लिसरीन और एथेनॉल। बात क्लियर, यस। पर्सन कैसे बनेगा, बड़ा ही इजी तरीके से बनेगा, लेकिन बस चीज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन यहां से बना के दे सकता है कि निम्न में से ऋणात्मक उत्प्रेरक, निम्न में से ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का जो उदाहरण है, तो विकल्प आपको जो दिए गए हैं, पहला विकल्प आपको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा विकल्प आपको दिया गया है यहाँ पर ग्लिसरीन। तीसरा विकल्प जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है एल्कोहल यानी कि एथेनॉल। ठीक है, और चौथा विकल्प जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है बी व सी दोनों। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है उसकी भांति कार्य करता है। तो हमें पता है कि पोटेशियम आयोडाइड तो धनात्मक उत्प्रेरक है, इसलिए ये तो हमारा उत्तर नहीं है। ग्लिसरीन जो है ये भी ऋणात्मक उत्प्रेरक है, एथेनॉल भी ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या हो गया, डी हमारा सही जवाब हो गया दोस्तों यहाँ पर, कि ग्लिसरीन और एथेनॉल दोनों ही ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। क्लियर, यस। चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरे प्रकार का जो उत्प्रेरक है उसकी हम बात करते हैं। तीसरा उत्प्रेरक है हमारा, ये है दोस्तों सवतः उत्प्रेरक। क्या है, सवतः उत्प्रेरक। अब सवतः उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है, सेल्फ कैटालिस्ट होता क्या है। तो हमने क्या किया, किसी अभिक्रिया में बाहर से कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया, और कोई अभिक्रिया, अभी मैं अभिक्रिया का एग्जांपल भी दूंगा, कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उस अभिक्रिया में क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल बना रहे हैं, और बनने वाले जो क्रियाफल हैं, अभिक्रिया में बनने वाले जो क्रियाफल है, या हम कहते हैं कि अभिक्रिया में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, ये प्रोडक्ट ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए। अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही जब उत्प्रेरक की भांति कार्य करना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सवतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उसे कहते हैं सवतः उत्प्रेरक। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। चलिए, तो परिभाषा यहां पर मैं लिख देता हूं, परिभाषा यहां पर लिख देता हूं, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे उत्प्रेरक, या इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति, उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करें, उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करें, तो इन्हें सवतः उत्प्रेरक कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, सवतः उत्प्रेरक कहते हैं। प्रोडक्ट ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए तो सवतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। सवतः उत्प्रेरक का एक जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों,
ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम ओरिएंटेड उदाहरण है। एथिल एसीटेट जब जल से क्रिया करता है, एथिल एसीटेट किससे क्रिया करता है? जल से। CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो ये एथिल एसीटेट जो है दोस्तों, ये जब जल से क्रिया करता है, H2O से जब ये क्रिया करता है, जल से क्रिया करके ये क्या बनाएगा? ये एसिटिक अम्ल बनाएगा और अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटिक अम्ल बनाएगा, यानी CH3COOH बनाएगा और साथ में C2H5OH बनेगा, C2H5OH बनाएगा। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ साथ ये बनाएगा एथेनॉल, एथेनॉल अल्कोहल, एथेनॉल अल्कोहल। जानते हैं कुछ समय पहले ही, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि अल्कोहल जो है, एथेनॉल जो है, वो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। क्या करता है? एथेनॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, तो चूंकि ये एक उत्प्रेरक है, हमने बाहर से अभिक्रिया में कुछ भी नहीं मिलाया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलाया है, लेकिन फिर भी इस अभिक्रिया में कुछ ऐसा पदार्थ बन रहा है जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, और वो पदार्थ है एथेनॉल। तो इस प्रकार जब बनने वाला उत्प्रेरक ही उत्पाद बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति अगर कार्य करता है, तो वो कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक। क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रकार का जो उत्प्रेरक था दोस्तों अपना, वो है जैव उत्प्रेरक। कौन है? जैव उत्प्रेरक। चौथे प्रकार का कौन है? जैव उत्प्रेरक। क्लियर? अब जैव उत्प्रेरक की हम बात करते हैं कि बायो कैटलिस्ट क्या है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक, तो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जीवों के शरीर में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे भोजन का पाचन हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं हो गई। ठीक है, शरीर में जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं, जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं मित्रों, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। तो पहले तो इसकी सिंपल सी परिभाषा लिख देता हूं कि ऐसे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में, जो जीवों के शरीर में संपन्न होने वाली, जीवों के शरीर में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, जीवों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब जैव उत्प्रेरक होते कौन है, तो ये बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। जैव उत्प्रेरक के रूप में कौन होगा, देखिएगा। तो जैव उत्प्रेरक जो होते हैं वो होंगे या तो कोई एंजाइम या होंगे हार्मोन, एंजाइम या हार्मोन। तो जीवों के शरीर में एंजाइम या हार्मोन बनेंगे। हम जानते हैं कि एंजाइम या हार्मोन आए कहां से, तो ये स्रावित किए गए, क्या किए गए? स्रावित किए गए, सिक्रेट किए गए, किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा, ग्रंथियों के। ठीक है, तो किसके द्वारा स्रावित किए गए? तो ये ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए गए। बात क्लियर है? अब देखो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ग्रंथियां क्या होती हैं, हालांकि अपन बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। तो ग्रंथियां होती है कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल। क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल। अब कैसी सेल का ग्रुप, कौन सी सेल का ग्रुप? तो ऐसी सेल का ग्रुप जो सिक्रेटरी होती है, यानी कि जो एंजाइम स्रावित करती है, एंजाइम स्रावित करती है या हार्मोन स्रावित करती है। तो एंजाइम स्रावित
करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है वो समूह ग्रंथि कहलाता है, ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, यस। तो एंजाइम या हार्मोन जैव उत्प्रेरक में शामिल है। अब कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन कौन से। बतौर एग्जांपल एक तो है दोस्तों टाइलिन। तो टाइलिन जो है हमारे मुख में लार में पाई जाती है और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ करती है, इसलिए ये क्या है, ये चूंकि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भोजन के पाचन की अभिक्रिया में भाग ले रही है, अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों माल्टेज और जाइमेज, माल्टेज भी क्या है, जैव उत्प्रेरक है, और जाइमेज भी क्या है, जाइमेज भी जैव उत्प्रेरक है। टाइलिन, माल्टेज और जाइमेज, टाइलिन, माल्टेज और जाइमेज। अब देखिए इन तीनों के हम अभिक्रियाएं भी देख लेते हैं कि ये तीनों ही जैव उत्प्रेरक जो है ये कहां कहां पर उपयोग में आते हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर में होती हैं जिनके अंदर की इनका उपयोग होता है। ठीक है, सबसे बात करते हैं नंबर 1 दोस्तों, स्टार्च माल्टोज में बदलता है। स्टार्च का जब पाचन होता है तो स्टार्च किसके कारण से, टाइलिन के कारण से, किसके कारण से, लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के कारण से बदल जाता है माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में बदल जाता है। एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भोजन जब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, बदलता है, क्या कह रहा हूं मैं कि भोजन जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है इसका मतलब उसका डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, और यहाँ इस पाचन की अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है, टाइलिन काम में आ रहा है। और चूंकि यह अभिक्रिया जीवों के शरीर में हो रही है और टाइलिन जो है ये स्टार्च का माल्टोज में बदलने की जो दर है इसको बढ़ा रहा है, तो चूंकि ये एक उत्प्रेरक है और चूंकि जीवों के शरीर में बना हुआ है इसलिए ये एक जैव उत्प्रेरक है। एक और एग्जांपल देखिए, इसके बाद हमने जो बात की थी वो बात हमने किसकी की थी दोस्तों, वो बात हमने की थी माल्टेज की। अब माल्टोज बदलेगा ग्लूकोज में, माल्टोज जो है दोस्तों ये माल्टोज किसमें बदलेगा, ये बदलेगा ग्लूकोज में। किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, और माल्टेज नामक एंजाइम इसको बदलेगा। कौन बदलेगा, माल्टेज नामक जो एंजाइम है वो बदलेगा माल्टोज को ग्लूकोज में। तो चूंकि माल्टेज एंजाइम है, एक चीज यहां पर आपको और मैं बता देता हूं जो आपके काम आएगी कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दांत में, शब्दांत, शब्दांत का मतलब हो गया शब्दों के अंत में एज या इन शब्द जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एज या इन शब्द जिनमें जुड़ा होता है वो होते हैं दोस्तों एंजाइम। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। बात ध्यान रखना। और जितने भी एंजाइम होते हैं ये सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेता है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, यस। तीसरा जो है अपना ये है नंबर 3, तीसरा जो जैव उत्प्रेरक है मित्रों ये अपना जाइमेज है, जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। किसको, ग्लूकोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज को बदलता है अल्कोहल में, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। कौन है, जाइमेज। तो एज आ रहा है अंत में तो ये एंजाइम है। देखो टाइलिन इन आ रहा है, माल्टेज एज आ रहा है, जाइमेज एज आ रहा है, और जिनके अंत में एज आता है वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन घटक होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन। कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के लिए भी हम यहाँ पर एक और अगर आपसे पूछे तो अमीनो अम्ल भी आप कह सकते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्मातक होते हैं। ठीक है, यस। और यहाँ पर हमारी कोशिका से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है कि किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो अगर आपको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री पूछे तो वह है दोस्तों राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर, यस। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की किनकी, हमने उत्प्रेरकों की बात की। किसकी बात की, उत्प्रेरकों की हमने यहाँ पर बात की कि 4 प्रकार के उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने चारों के चारों जो उत्प्रेरक है उनके विषय में परिभाषा और उनके उदाहरण हमने यहाँ पर देख लिए। तो यहाँ पर टाइलिन और माल्टेज और जाइमेज ये सब क्या है, जैव उत्प्रेरक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ उत्प्रेरक और उनके उपयोग।
तो मैं यहाँ एक लिस्ट बना रहा हूँ उत्प्रेरकों की, और कौन कौन से उत्प्रेरक हैं जिनका क्या क्या जो है उपयोग है, ऐसा करके प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग, उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग। ठीक है, उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग, दैट्स क्लियर। चलिए बात करते हैं मित्रों सबसे पहले नंबर एक। मैं एक तरफ उत्प्रेरक का नाम लिखूंगा, दूसरी तरफ जो है इसका उपयोग अपन देखेंगे कि किस उद्योग में इनका उपयोग होता है। तो लोहे का चूर्ण, आपसे कहे कि लोहे का चूर्ण, तो लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक है, क्या उत्प्रेरक है। लेकिन ये उत्प्रेरक जो है वो किस उद्योग में काम में आता है, तो अमोनिया बनाने की जो हेबर विधि है, इस हेबर विधि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो लिख देता हूं आगे, अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उपयोग, अमोनिया बनाने की हेबर विधि, अमोनिया बनाने की हेबर विधि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अमोनिया बनाने की हेबर विधि में क्या किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है लोहे के चूर्ण का, जो कि क्या है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। दूसरा हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों नंबर 2 पर। नंबर 2 पर हम उत्प्रेरक के लिए बात करते हैं निकिल की। किसकी बात करते हैं, निकिल। निकिल जो होता है दोस्तों, एनआई इसको अपन कह सकते हैं, प्रतीक चिन्ह जो इसका। तो निकिल एक उत्प्रेरक है जिसका उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, वानस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी, कृत्रिम घी बनाने में, कृत्रिम घी बनाने, जैसे आम बोलचाल में हम डालडा घी जिसको बोलते हैं ना, वानस्पतिक घी, वो निकिल जो है इसका उपयोग किया जाता है ये बनाने में, उत्प्रेरक की भांति निकिल काम में आता है। तीसरा जो उत्प्रेरक है वो है दोस्तों प्लेटिनियम चूर्ण, प्लेटिनियम चूर्ण, प्लेटिनियम चूर्ण। और प्लेटिनियम चूर्ण जो है इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हम जानते हैं H2SO4 को कहते हैं, इसी को हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं। किसका, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका, प्लेटिनियम चूर्ण का। किसका किया जाता है, प्लेटिनियम चूर्ण का सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और हम उत्प्रेरक देखें और उनका क्या उपयोग है, तो नंबर 4 हम देख सकते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। ठीक है, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उपयोगी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये भी उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लिए जाते हैं, और ये उपयोग में लिए जाते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। किसमें लिए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उपयोग लिए जाते हैं, सल्फ्यूरिक। देखो प्लेटिनियम चूर्ण भी किसके निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में। क्लियर, यस। इसके अलावा दोस्तों और हम बात करें नंबर 5 पर, हम बात करें अगले उत्प्रेरक की, तो गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने में, गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना ये भी उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। और ये अल्कोहल से, अल्कोहल से ईथर बनाने में, अल्कोहल से ईथर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अल्कोहल से जब ईथर बनाते हैं तो दोस्तों अल्कोहल से ईथर निर्माण के अंदर जिस उत्प्रेरक का उपयोग हम करते हैं वो उत्प्रेरक कौन सा है, वो गर्म एल्यूमिना है। कौन सा है, गर्म एल्यूमिना है।
नंबर 6 पे हम बात करें तो अगले उत्प्रेरक के रूप में हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड की। किसकी? क्यूप्रिक क्लोराइड की। ये क्लोरीन बनाने के उपयोग में आता है। क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड नामक जो उत्प्रेरक है ये क्लोरीन निर्माण में, क्लोरीन गैस निर्माण में, क्लोरीन गैस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। याद रहे, क्लोरीन गैस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट के रूप में हम बात करें, नंबर 7 के रूप में हम बात करें दोस्तों, तो नंबर 7 में हम यहाँ पर बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम देखो नाम से स्पष्ट है, एंजाइम और पेप्सिन है। ये आमाशय में और प्रोटीनों को पेप्टाइड में बदलता है। क्या करता है? आमाशय के अंदर, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, आमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। इसके अलावा दोस्तों और हम बात करें तो जाइमेज एंजाइम, जो ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने में, जाइमेज ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने में, जाइमेज एंजाइम क्या करेगा? ग्लूकोज से अल्कोहल, ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से एंजाइम का? जाइमेज एंजाइम का। और इसके अलावा हम बात करें नंबर 9 पर, तो दोस्तों नंबर 9 पर महत्वपूर्ण जो बताऊं वो है लैक्टिक या वेसिली। कौन सा है? लैक्टिक उत्प्रेरक या वेसिली, वेसिली। ये लैक्टिक या वेसिली जो उत्प्रेरक है, ये लैक्टिक या वेसिलिक जो उत्प्रेरक है, ये क्या करता है? ये दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम अपना लैक्टिक या वेसिली, या लैक्टिक वेसिली भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली हम बात करें तो वो है अपना डाइस्टेस एंजाइम। कौन सा है? नंबर 10 पे डाइस्टेस एंजाइम, डाइस्टेस एंजाइम। तो डाइस्टेस एंजाइम की हम बात करें तो ये डाइस्टेस एंजाइम स्टार्च से क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? ये स्टार्च से माल्टोज बनाने का कार्य करता है। मैं लिख देता हूं, स्टार्च से माल्टोज निर्माण। स्टार्च से क्या करता है? स्टार्च से माल्टोज निर्माण का कार्य करता है। कौन करता है स्टार्च से माल्टोज निर्माण का कार्य? ये डाइस्टेस एंजाइम करता है। कौन करता है? डाइस्टेस एंजाइम करता है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो है उत्प्रेरक, उसकी हम बात कर लेते हैं। और एक और जो है महत्वपूर्ण वो है कोट्रिप्सिन एंजाइम। क्या है दोस्तों? कोट्रिप्सिन, कोट्रिप्सिन एंजाइम। तो कोट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ये एंजाइम क्या करता है? पेंक्रियाज में प्रोटीन, पेंक्रियाज जो होता है हमारा, अग्नाशय जो होता है, उसमें प्रोटीनों अमीनो अम्लों में, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। ठीक है, प्रोटीनों को पेंक्रियाज में, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में, प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। ठीक है, यस। तो इस प्रकार हमने ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्या देखे? हमने बहुत महत्वपूर्ण उत्प्रेरक देखे कि कौन कौन से उत्प्रेरक जो है वो किस किस विधि के अंदर जो है उपयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से बेहतरीन प्रश्न बना के और बता देता हूँ कि किस तरीके से मैक्सिमम जो है वो प्रश्न और किस किस टाइप का यहाँ से बन सकता है। अब जो प्रश्न बता रहा हूँ वो कूट से रिलेटेड प्रश्न बता रहा हूँ। तो प्रश्न है कूट का
सही सुमेल कीजिए, सही सुमेल कीजिए, कूट का सही सुमेल कीजिए, ये आपसे पूछा है। एक तरफ आपको कूट दिया है जिसमें नाम दिया है आपको उत्प्रेरकों के, उत्प्रेरक जिसमें, और दूसरी तरफ जो दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों इनके उदाहरण। ठीक है, तो उत्प्रेरक में आपको जो नाम दिया गया है, दिया गया है नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, गया है धनात्मक उत्प्रेरक, एक दिया गया है आपको से, और एक दिया गया है सवतः उत्प्रेरक। ये आपको दिए गए हैं। दूसरी और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें आपको दिया गया है, ठीक है, दिया गया आपको एथेनॉल, एक दिया गया है दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और एक दिया गया है टाइलिन। इनको आपको सही सुमेलित करना है। इस प्रकार से आपको मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, कोई प्रश्न जो है वो अगर और ज्यादा भी अगर वो इसमें करेगा तो इस तरह से कूट बनाकर आपको कोई प्रश्न दे देगा, लेकिन हमें इस कूट को सही तरीके से सुमेलित करना है और बिल्कुल हम इसको सही सुमेलित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए धनात्मक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है वो है पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर? तो धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण तो कौन हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, इसमें हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, गिल्सरीन पढ़ा था। दोस्तों जैव उत्प्रेरक में हमें पता है कौन है, टाइलिन है, जो जीवों के शरीर में स्वतः निर्मित होता है, और स्वतः उत्प्रेरक के रूप में यहाँ कौन है, एथेनॉल है। कौन है, एथेनॉल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनको मैंने नंबरिंग नहीं किया, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये ए था, ये बी था, डी था। ओके, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक में तो कौन आया, एक में तो आ गया सी, ठीक है, दो में कौन आया दोस्तों, तो दो में आ गया हमारा ए, तीन के अंदर कौन आ गया, तीन में आ गया दोस्तों डी, और चार के अंदर कौन आ गया, तो चार के अंदर आ गया बी, चार में बी। तो ये विकल्प जो होगा, इस विकल्प को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इस विकल्प को हम क्या करेंगे, इस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे मित्रों, और ये हमारा सही विकल्प होगा। तो इस तरह से अभिक्रियाओं पर जिन पदार्थों का प्रभाव होता है, जिन सूक्ष्म मात्रिक पदार्थों का या जिन बाह्य पदार्थों का प्रभाव होता है, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अपन ने कल भी अपन ने बात की थी, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, या हो सकती है कोई अभिक्रिया कैसी, अपचयन अभिक्रिया कैसी हो सकती है, अपचयन अभिक्रिया हो सकती है, या दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, या फिर यहाँ पर हो सकती है कोई तीव्र अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन, या कोई हो सकती है दोस्तों मंद अभिक्रिया, या इसके अलावा कोई हो सकती है तो वो हो सकती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो सकती है, या हो सकती है यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है। और इसके अलावा भी और अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें किसी पदार्थ का विस्थापन होता है, विस्थापन अभिक्रिया। एक होती है दो पदार्थों का विस्थापन होता है तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और अगर पदार्थों का योग होता है, जुड़ाव होता है, तो वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं और जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, चाहे वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएं चाहे वो अभिक्रिया के वेग को घटाएं, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो अभिक्रिया की समाप्ति पर स्वयं क्या होते हैं, स्वयं अपरिवर्तित होते हैं, खुद में उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे ही पदार्थ उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हमने उत्प्रेरकों के उदाहरणों की बात की और कौन कौन से उत्प्रेरक है जो कहां कहां पर उपयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक।
अभिक्रिया से अगला उत्प्रेरक वाला टॉपिक अगली क्लास में अगला टॉपिक अपन लेके आएंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड इसी तरीके का मैटर आप लोग रेगुलर जो है वो पढ़ते रहिए और ज्वाइन कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म को। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मेरी कंप्लीट साइंस की क्लासेज जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध है और बेहतरीन तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं हमारे यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म रिम के साथ। ओके दोस्तों, यस, धन्यवाद।